हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको जॉन लॉक के विषय में जानकारी दी थी, जिसपे मैंने उनका सामान्य परिचय, जॉन लॉक की रचनाएं, उनकी अध्ययन पद्धति, लॉक पर तत्कालीन परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा था, उनके मानव स्वभाव की धारणा और लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार के विषय में जानकारी दी थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जॉन लॉक के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत पे। स्टूडेंट, लॉक के सामाजिक समझौते संबंधी विचार मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसके विचारों पर आधारित हैं। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से सामाजिक व नैतिक प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था यद्यपि शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग व संरक्षण की अवस्था थी, तथापि इसमें कानूनों की व्याख्या, क्रियान्वयन व न्याय करने वाली संस्था अर्थात विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का अभाव था। स्टूडेंट, लॉक के अनुसार दो समझौते हुए। पहला समझौता स्थायी है, जो मानव व मानव के बीच, जिससे नागरिक समाज या राज्य की स्थापना हुई। दूसरे समझौता व्यक्ति व शासक के मध्य होता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है। या दूसरा समझौता अस्थायी है। लॉक की जो सामाजिक समझौते हैं उनकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यह समझौता व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। पहला समझौता स्थायी है, जिसे तोड़ने का तात्पर्य पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौटना है। दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है, जो अस्थायी है। सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है, अर्थात सरकार का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और कल्याण करना है। प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित है। व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इसमें से आपके नेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित है। व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति को इनमें प्राप्त होंगे। सरकार का दायित्व इन अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक कानून का महत्व बना रहेगा यदि राज्य या सरकार अपने कानून प्राकृतिक कानून के अनुसार ही बनाएंगे। इस प्रकार सामाजिक समझौते के माध्यम से लॉक संवैधानिक शासन या सीमित सरकार की स्थापना करता है। सामाजिक समझौते के माध्यम से सरकार के अंगों की स्थापना करता है। वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की शुरुआत करता है। लॉक समझौते के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की स्थापना करता है। लॉक न्यायपालिका व विदेश विभाग को कार्यपालिका का अंग मानता है। लॉक कार्यपालिका व विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर संसदीय शासन प्रणाली या राजनीतिक संप्रभुता की नींव रखता है। लॉक सामाजिक समझौते के माध्यम से समाज, राज्य व सरकार में अंतर करता है। लॉक आम जनता को विद्रोह का भी अधिकार देता है। अब हम जो लॉक के सामाजिक समझौते के विषय में आपको बताएं, उसका थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। लॉक का सामाजिक समझौता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होता है। लॉक न्यायपालिका को कार्यपालिका का अंग मानता है। लॉक की क्रांति संबंधी विचारों की भी आलोचना की जाती है। विद्वानों में मतभेद भी है कि समझौता एक हुआ है या 2। लॉक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार भी अनैतिहासिक है। इतनी सारी कमियों के बाद भी लॉक के सामाजिक समझौते का महत्व है, जो है, देखिए, सबसे पहले तो वह संवैधानिक शासन की नींव रखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह संवैधानिक शासन की नींव रखता है। वह संसदीय शासन प्रणाली की भी नींव रखता है। वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की भी नींव रखता है। इन सभी कारणों की वजह से इसका जो समझौता सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, अब हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बाद जॉन लॉक के व्यक्तिवाद के विषय में चर्चा करेंगे। जॉन लॉक व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। व्यक्तिवाद ही उसके राजनीतिक दर्शन का आधार है। लॉक प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के 3 अधिकार प्रदान करता है। प्राकृतिक अधिकार को वह व्यक्ति का जन्म सिद्ध और स्वाभाविक अधिकार समझता है। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका जो है लॉक का व्यक्तिवाद, इसमें से भी प्रश्न बन रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक अधिकार को वह व्यक्ति का जन्म सिद्ध और स्वाभाविक अधिकार समझता है। लॉक तो कहता है कि संविदा राज्य की उत्पत्ति और सरकार की स्थापना का उद्देश्य उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से वह राज्य की सत्ता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध और मर्यादाएं आरोपित करता है। स्टूडेंट, मैक्सी ने अपनी रचना पॉलिटिकल फिलॉसफीज में कहा है कि लॉक का कार्य राज्य सत्ता को ऊंचा उठाना नहीं, किंतु उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। शासक तो समाज के प्रतिनिधि मात्र होते हैं। वे हॉब्स के समुद्री राक्षस सदृश लेवियाथन के समान निरंकुश संप्रभु नहीं है, किंतु वे उतने ही अधिकार रखते हैं जो उन्हें व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं। लॉक की राज की तुलना एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालकों तथा हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं।
डनिंग के अनुसार हम कह सकते हैं कि डनिंग ने कहा कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज के अधिकारों को ठीक वैसे सीमित करते हैं जैसे प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार दूसरे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मर्यादित करते हैं। लॉक के धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवादी झलक देखने को मिलती है। वह प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा की आवाज के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके मत अनुसार राज्य के तमाम नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सके। लॉक ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि लॉक की नज़र में व्यक्ति मुख्य और राज्य गौण है। मनुष्य सामाजिक समझौता करके प्राकृतिक अवस्था को समाप्त इसलिए करता है कि उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के वैसे अधिकार हैं जैसे किसी भी दशा में राजसत्ता द्वारा छीना नहीं जा सकता। यदि कोई इन्हें छीनने का प्रयत्न करे तो ऐसी सत्ता के विरुद्ध हथियार उठाना ही लॉक की नज़र में उचित है। लॉक की व्यक्तिवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वॉहन ने कहा है कि लॉक की पद्धति में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रहे। स्टूडेंट, अब हम इसके बाद आपको हॉब्स और लॉक के समझौते में तुलना करेंगे। हमने आप अपने वीडियोज़ में हॉब्स के विषय में बताया, आप हमारे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने हॉब्स के विषय में बताया था और अब मैं लॉक के विषय में बता रही हूँ। अब हम इन दोनों के बीच तुलना करेंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है स्टडी मेथड में कि आप जब तुलना करते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों पक्ष के बारे में आप जानते हैं। फिर ये चीज़ क्लियर होती है कि किस विचारक ने कौन सी बात कही थी और किस तथ्य पे कही थी। और जब हम तुलना करते हैं तो उनकी समानता और असमानता भी देखते हैं। चलिए तो मैं अब शुरू करते हैं हॉब्स तथा लॉक के समझौते में तुलना। हॉब्स और लॉक दोनों ही समझौतावादी विचारक हैं। यदि हम दोनों के समझौता संबंधी विचारों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और असमानताएं दोनों दिखाई पड़ती हैं। पहले हम सबसे पहले समानताएं देखते हैं। दोनों के समझौते सामाजिक हैं और दोनों के समझौतों में सरकार भाग नहीं लेती है। दोनों के समझौते प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं और दोनों के समझौतों द्वारा राजा के दैवी अधिकार धारणा का खंडन किया गया है। इन समानताओं के बाद भी हॉब्स और लॉक के समझौता संबंधी विचारों में आकाश और पाताल का अंतर है। दोनों समझौतों में जो अंतर है वो हम चलिए अब क्लियर कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी, एकाकी और पार्श्विक चिंतन जीवन बिताने वाले मनुष्यों द्वारा संपन्न हुआ। दूसरी तरफ लॉक का समझौता ऐसे मनुष्यों द्वारा संपन्न हुआ जो कतिपय असुविधाओं के बावजूद एक सामाजिक जीवन बिताते थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। और लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव था। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया। स्टूडेंट, हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया। लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते द्वारा समाज की स्थापना हुई और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना की गई। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते को एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर आधारित किया है जिसकी ऐतिहासिकता का ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, अतः उसका समझौता दार्शनिक है, ऐतिहासिक नहीं। लेकिन लॉक का जो सामाजिक समझौता दार्शनिक होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। लॉक के शब्दों में जिन राज्यों की उत्पत्ति ऐतिहासिक लेख प्राप्त हैं उनसे समझौता सिद्धांत की पुष्टि होती है। रोम, वेनिस और स्पार्टा के उदाहरणों से लॉक ने अपने सिद्धांतों की पुष्टि की है। देखिए, इसमें हम तुलना कर रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है, एक तो उनकी समानता और असमानता, इसके साथ साथ उनकी विचारधारा भी पता चल रही है। हॉब्स ने समझौते की धारणा द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जबकि लॉक ने सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र का। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार और सुन लीजिए। हॉब्स ने समझौते की धारणा द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जबकि लॉक ने सीमित और वैधानिक राजतंत्र का। हॉब्स का समझौता जनता की उपेक्षा करता है तथा संप्रभु का पक्ष लेता है। दूसरी तरफ लॉक का समझौता अधिकांशतः जनता का पक्ष लेता है। यद्यपि इसमें सरकार शामिल नहीं होती, परंतु लॉक ने उसे प्राकृतिक कानून तथा व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों से मर्यादित तथा नियंत्रित रखा है। हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक कानून का अंत करके नागरिक विधि व्यवस्था को जन्म देता है, पर लॉक के सामाजिक समझौते से प्राकृतिक कानून पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। नागरिक समाज में भी प्राकृतिक कानून ज्यों का त्यों बना रहता है। वह शासन एवं जनता दोनों को नियंत्रित करता है।
स्टूडेंट, अब हम लॉक के क्रांति संबंधी विचार पर व्याख्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अपने राजनीतिक सिद्धांत में लॉक ने जनता को राज्य और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया है, पर यहाँ ये भी बता दें कि उसने जनता द्वारा प्रयोग किए जाने का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। लॉक के अनुसार जब तक राज्य और सरकार जनता के उद्देश्यों की पूर्ति करती है तब तक जनता को विद्रोह करने का अधिकार नहीं। लॉक का मत है कि जनता कुछ उद्देश्यों की पूर्ति ना होने पर भी जल्द विद्रोह नहीं, जिसे सही ही कहा जाना चाहिए, परंतु जब राज्य या सरकार द्वारा जनता के कष्टों पर साफ ध्यान नहीं दिया जाता तब उसको सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। डनिंग के शब्दों में लॉक ने विद्रोह के अधिकार को व्यक्त करने के लिए ईश्वर से निवेदन शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ स्पष्ट है कि ईश्वर से निवेदन शब्द का प्रयोग करके लॉक जनता को ईश्वर के आशा में बैठने को नहीं कहता, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके और अपने विद्रोह के औचित्य में विश्वास करके शस्त्र धारण करने की बात कहता है। लॉक ने विद्रोह के 3 कारण बताए। पहला, यदि सरकार प्राकृतिक नियमों का विरोध करे और अपने कर्तव्य के पालन में आनाकानी करी तो जनता विरोध कर सकती है। दूसरा, अगर सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार करे तो जनता विद्रोह कर सकती है। तीसरा, अगर सरकार जनता की संपत्ति का अतिक्रमण करने का प्रयत्न करे तो जनता के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के संबंध में मनमानी करने लगे तो जनता राजनीतिक सत्ता का विरोध कर सकती है। ऐसे तो लॉक ने जनता को विद्रोह का अधिकार दिया है और उसके औचित्य को तार्किक ढंग से साबित किया है, पर यह भी आपको पता हो कि लॉक ने जनता के इस विद्रोह संबंधी अधिकार पर 2 प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। पहला, जनता बल प्रयोग तभी कर सकती है जब सरकार द्वारा उसके विरुद्ध अनुचित रूप से बल का प्रयोग किया जाए और स्थिति प्रतिकूल हो जाए। और दूसरा, केवल बहुसंख्यकों को बल प्रयोग करने का अधिकार है। लॉक ने अपनी महत्वपूर्ण रचना ट्रीटाइजेस ने, जो 1690 में थी, में जनता के विद्रोह के अधिकार के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको साबित करने हेतु 300 वर्ष का इतिहास है। अमेरिका और इंग्लैंड, जिन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, संसार के सबसे अधिक स्थायी और सफल राजनीतिक समाज सिद्ध हुए हैं। इसके विपरीत जिन देशों ने कानून व्यवस्था या अन्य तर्कों के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया, उनमें आए दिन कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, मसलन हत्या, चोरी आदि। लॉक के क्रांति संबंधी विचार का प्रभाव अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन और अन्य राजनीतिज्ञों पर विशेष रूप से पड़ा है। जेफरसन ने राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता और सहिष्णुता के प्रेमी लॉक के विद्रोह संबंधी विचार पर कहा है, स्वतंत्रता के विटप को देश प्रेमियों और अत्याचारियों के रक्त से समय समय पर पुनः सबल बनाया जाना चाहिए। लॉक अपने क्रांति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत हद तक 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में भी किया है। इसलिए तो भंडारी जैसे विद्वान ने कहा है कि लॉक ने सरकार का सिद्धांत नहीं वरन क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। स्टूडेंट, लॉक के क्रांति संबंधी जो विचार हैं उस पर एक प्रश्न बनता है कि क्या लॉक क्रांति और अराजकता को बढ़ावा देता है? आप शायद ये सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि लॉक क्रांति और अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। इसको हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि लॉक के क्रांति संबंधी सिद्धांत के संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न उठ जाता है कि क्या लॉक क्रांति और अराजकता को बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए प्रश्न उठाया जाता है क्योंकि लॉक जनता को शासन के विरुद्ध हथियार उठाने का अधिकार देता है। यदि शासन के द्वारा जनता के हित में काम नहीं किया जाता है, परंतु लॉक का उद्देश्य समाज या राज्य में अराजकता उत्पन्न करना कदापि नहीं था। लॉक तो एक गंभीर एवं जनता का हित चाहने वाला विचारक है। लॉक ने सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए ही ऐसा किया है। लॉक को इस बात का डर है कि समझौते द्वारा स्थापित सरकार पर यदि जनता का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा तो समझौता अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए शासन को मर्यादित रखना जरूरी है और इसके लिए जनता के हाथों में ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए कि सरकार हमेशा जनता के हित के बारे में जागरूक। लॉक ने जनता को सरकार के खिलाफ हथियार जरूर दिया है, परंतु उस विद्रोह संबंधी हथियार पर कुछ नियंत्रण भी लगा दिया है। पहला तो जनता बल प्रयोग तभी कर सकती है जब सरकार द्वारा उसके विरुद्ध अनुचित रूप से बल प्रयोग किए जाए और स्थिति प्रतिकूल हो जाए, और दूसरा, केवल बहुसंख्यकों को ही बल प्रयोग करने का अधिकार है। तीसरा, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति केवल अपने अधिकार या सुविधा के लिए विद्रोह नहीं कर सकते हैं। अब अभी तक जो मैंने आपको बताया, इस चीज से अब क्लियर हो गया ना कि लॉक जनता को विद्रोह का अधिकार सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए ही देता है, ताकि सरकार जनता के भय से भयभीत होकर सही रास्ते पर चले, विद्रोह के अधिकार का गलत प्रयोग ना हो। इस पर भी लॉक ने ध्यान दिया है, तभी तो प्रतिबंध लगाया है। अब तो क्लियर हो गया ना कि लॉक राज्य में शांति और खुशहाली लाना चाहता है, इसलिए उस पर क्रांति और अराजकता फैलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। स्टूडेंट, हमारा जो अगला बिंदु है वो है जॉन लॉक, उदारवाद के जनक। स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे तो अब क्लियर हो गया कि जॉन लॉक उदारवाद के जनक थे। लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि वह मानव विवेक में आस्था रखता है। इसका कारण है कि वह मानव विवेक में आस्था रखता है।
मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति भी सौंपता है। मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है, सीमित और उत्तरदायी शासन की स्थापना करता है, शासन का आधार जन सहमति मानता है, धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है। जॉन लॉक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में आस्था रखता है, प्राकृतिक कानून को राज्य के कानून से सर्वोच्च मानता है, इसी कारण उसे संविधानवाद का जनक भी कहते हैं। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जनता का राज्य के प्रति विद्रोह करने का भी अधिकार प्रदान करता है। क्रांति या विद्रोह का अधिकार, राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता सिद्धांत अर्थात जन सहमति है। स्टूडेंट, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद के जनक थे। स्टूडेंट, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम जब कोई विचारक पढ़ते हैं, कोई भी हो, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें तुलना करनी चाहिए कि क्या है, क्या समानता है, क्या असमानता है, उनके विचार में क्या, उनके विचार से क्या अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ भी जाननी चाहिए कि आधुनिक टाइम में क्या क्या चीज़ें उनके विचार से हम लिए हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये जानिए कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को क्या दिया। जो हम पढ़ रहे हैं, जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, उसकी उनकी क्या देन है उसमें, ठीक है। तो हमारा जो ये अगला बिंदु है वो राजनीति विज्ञान में लॉक की क्या देन है, हम इस विषय पे अब चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लॉक के दर्शन में मौलिकता, संबद्धता और स्पष्टता के अभाव के साथ साथ अन्य कई खामियां बताई गई हैं, पर इसके बाद भी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कई महत्वपूर्ण देनों के कारण लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए हम उसकी क्या देन है हमारे राजनीति विज्ञान को, इस पे एक नज़र डालते हैं। राजनीति विज्ञान के प्रति लॉक की देन प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकार मानते हुए यह कहा है कि इनकी रक्षा करना ही राज्य का कर्तव्य है। राज्य किसी भी व्यक्ति को इन प्राकृतिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। यदि किसी राज्य द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध जनता कदम उठा सकती है। आजकल लॉ के प्राकृतिक अधिकार की भांति नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, ये चीज़ ज़रूरी है कि हम उस समय के विचारक के हिसाब को आज अपने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इस बिंदु पे चर्चा कर रही हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ सकें। और दूसरी विशेषता एक ये है कि लॉक के द्वारा राज्य का निर्माण जनता की रक्षा यानी कल्याण के लिए किया जाता है। वह कहता है कि जनता के लिए राज्य है, राज्य के लिए जनता नहीं। इस प्रकार लॉक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। एक विशेषता यह है कि लॉक ने जनता की सहमति पर आधारित वैधानिक शासन संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे लॉक का योगदान माना जाता है। लॉक ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से राजाओं के दैवीय अधिकार द्वारा शासन करने के सिद्धांत का प्रबल खंडन किया है। स्टूडेंट, 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजनीतिक सुधारकों का मुख्य प्रेरक सिद्धांत लॉक का वैधानिक शासन संबंधी विचार ही था। लॉक के विचारों का प्रभाव नालपोल, जेफरसन, काबूर आदि के सुधारवादी प्रयास के पीछे भी रहा है। लॉक का कहना है कि जनता के हाथों में संप्रभुता होती है। वह यह मानता है कि व्यक्ति राज्य को अपने अधिकार कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सौंपती है। शेष अधिकार तथा प्रभु सत्ता जनता में ही बनी रहती है। लॉक के इस प्रयास को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लॉक ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बीजारोपण किया है। स्टूडेंट, लॉक की एक देन उपयोगितावादी सिद्धांत भी माना जा सकता है। अभी जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई राजनीति विज्ञान में जॉन लॉक की देन, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लॉक की राजनीति शास्त्र के लिए कई महत्वपूर्ण देन है और लॉक ने बहुत से विचारकों और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। लॉक के विचार से विचार तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक थे। लॉक के व्यक्तिवाद, जनता की प्रभुसत्ता, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों तथा वैध शासन संबंधी विचार बड़े लोकप्रिय हुए हैं। सामाजिक समझौता, प्राकृतिक नियम, विद्रोह के अधिकार और आदि बहुत सारे जो सिद्धांत उन्होंने दिए, लॉक से पहले भी कई विचारकों ने प्रतिपादित किए हैं, किंतु इन्हें व्यवस्थित ढंग से लॉक ने ही रखा और भावी इतिहास को प्रभावित किया। लॉक का प्रभाव अमेरिका व फ्रांसीसी क्रांतियों पर भी पड़ा। लॉक को उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रभावशाली प्रवक्ता माना जा सकता है। अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर की गणना राजनीति शास्त्र के प्रमुख विचारकों में की जानी चाहिए। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया राजनीति विज्ञान में लॉक की क्या देन थी। अब जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि अंत में आपको बहुत सारे प्रश्नों के एक साथ उत्तर मिल जाएं, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य में लॉक को एक नज़र में देखते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत को मानने वाला विचारक लॉक ने इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति 1688 का समर्थन किया था।
अंग्रेज विचारक लॉक को मानव अधिकारों का महान समर्थक बताया जा सकता है, जिसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर पड़ा। लॉक ने मुख्यतः आगमनात्मक और वर्णनात्मक पद्धति को अपनाया और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ज्यादा जोर दिया। मैकियावेली की भांति लॉक भी तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय स्वभाव में अच्छाई थी, जाहिर है कि प्राकृतिक अवस्था शांतिमय थी। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया वह राज्यहीन जरूर है पर समाजहीन नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लॉक ने प्राकृतिक कानून के साथ साथ प्राकृतिक अधिकार की बात कही है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति समाहित है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है, इसलिए यह नैतिक भी है। चूंकि संपत्ति का अधिकार नैतिक है, इसलिए राज्य समाज का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह इनकी सुरक्षा करें। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में नागरिक कानून का अभाव था तथा अव्यवस्था की स्थिति को सही करने के लिए पुलिस और जज का भी अभाव था, जिसकी पूर्ति करने के लिए राज्य के निर्माण हेतु समझौता जरूरी था। लॉक ने जिस राज्य की कल्पना की है वह सीमित राज्य यानी पुलिस राज्य है। लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में दो समझौते हुए, पहले से नागरिक समाज और दूसरे से राज्य की उत्पत्ति हुई। लॉक ने शासन या सरकार की स्थापना में व्यक्ति को सर्वे सर्वा बनाकर निरंकुश शासन को स्थापित करने के रास्ते पर ढकेल दिया है। लॉक ने सत्ता व शक्ति के विभाजन पर बल दिया है। स्टूडेंट, ये थे जॉन लॉक एक नज़र में। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।